हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम शैवालों अथवा एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक की हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर हमने शैवालों के बारे में बहुत सारी चीजें समझ ली। हमने शैवालों के जनरल कैरेक्टर और उनके हैबिटेट के बारे में समझ लिया। देन फिर हमने एल्गी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट रेंज ऑफ थैलस है, यूनिसेल्युलर से लगा करके फिलामेंटस एल्गी, साइफोनियस एल्गी तक, उन सभी को डिटेल से समझा। देन उसके बाद में हमने शैवालों की जो कोशिका संरचना है, उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट प्रकार के पिगमेंट्स हैं और उनका जो संचित भोज्य पदार्थ या फिर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसके बारे में समझा। इसके साथ साथ हम शैवालों में प्रजनन, जो कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप से था, उसको भी डिटेल से समझ लिया। उसके बाद में बच्चों हमने शैवालों के अंदर जो उसका जीवन चक्र है, उसकी लाइफ साइकिल है, टोटल 5 प्रकार की लाइफ साइकिल्स के बारे में हमने समझ लिया था। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम शैवालों का आर्थिक महत्व या फिर जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्गी का, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। आज हम क्या पढ़ेंगे? शैवालों का आर्थिक महत्व। एल्गी या फिर जो शैवाल होते हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के अंदर, अगर आप इकोसिस्टम के पार्ट के रूप में देखें, क्योंकि लार्ज अमाउंट के अंदर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर काम आते हैं, उनका भी क्या है, एल्गी प्रमुख सोर्स है। लेकिन शैवालों से कुछ हमें लाभ भी होता है तो कुछ हमें नुकसान भी होता है। जैसे कि अभी मैंने लाभ की तो बात की, ये ऑक्सीजन के सोर्स है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, उसका सोर्स होते हैं। इसके साथ साथ ये फूड के सोर्स होते हैं और ये अच्छे मिनरल्स के सोर्स होते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर और मैन्योर या फिर खाद के रूप में भी शैवालों का उपयोग किया जाता है। लेकिन लाभदायक होने के साथ साथ बहुत सारे शैवाल इकोनॉमिक दृष्टि से या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसानदायक भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने देखा होगा तो जल जल प्रस्फुटन, या फिर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो बहुत सारे जो शैवाल होते हैं वह तीव्र वृद्धि करके जल की सतह को कवर कर लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वाटर ब्लूम की सिचुएशन आ जाती है और जल की जो मछलियां वगैरह होती है उनकी डेथ हो जाती है। तो वाटर ब्लूम का कारण भी होती है नुकसानदायक के अंदर, और इसके साथ साथ कुछ डिजीजेस भी ये उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल के लिए रेड रस्ट ऑफ टी वगैरह। तो बेसिकली सिंपल सा मेरा मतलब यह है कि शैवालों से हमें लाभदायक गतिविधियां भी है या फिर शैवालों से हमें लाभ भी होता है, लेकिन शैवालों से आर्थिक रूप से हमें नुकसान भी होता है। तो आज की क्लास के फर्दर हमारे 2 पार्ट हो गए। सबसे पहले हम एल्गी अथवा शैवालों की लाभदायक गतिविधियों के बारे में समझेंगे। देन उसके बाद में हम जो शैवालों के जो हानिकारक जो प्रभाव है, शैवालों से जो नुकसान होता है इकोनॉमिकली, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि शैवालों से हमें क्या क्या इकोनॉमिकली बेनिफिट है या फिर क्या क्या इसके पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है जो कि शैवालों से हमें लाभदायक होता है। तो इसको मैंने टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है इंडस्ट्रियल यूज, दूसरा है एग्रीकल्चर में यूज, तीसरा है भोजन और फोडर के रूप में, चौथा है मेडिसिनल क्या यूज है एल्गी का, और पांचवा है एनवायरमेंटल और रिसर्च रिलेटेड। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल यूज के बारे में। अब देखो, इसमें समझाने की चीजें कम है, मगअप करने की चीजें ज्यादा है। अब मेरे साथ साथ आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज तो हमें एक तो ये याद रखना है कि कौन से शैवाल से कौन सा कंपाउंड मिलता है और फिर उसका यूज क्या है। ये चीज समझ में आ गई? तो एक तो आपको एल्गी का नाम याद रखना है, दूसरा उस एल्गी से आपको कौन सा कंपाउंड मिल रहा है वो याद रखना है, और तीसरा उस कंपाउंड का क्या यूज है। तो बिना देरी किए हम सबसे पहले शैवालों का इंडस्ट्रियल यूज समझते हैं, और उसमें सबसे पहला आपको याद रखना है अगर अगर। अगर 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 क्या होता है बच्चों? तो अगर अगर एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड जटिल बहुशर्करा का कंपाउंड होता है जिसके अंदर गैलेक्टोज और सल्फेट्स प्रचुर मात्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमें मिलता किन से है? तो अगर अगर जो है वह हमें लाल शैवालों, रोडोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनसे मिलता है। उनके एग्जाम्पल है ग्रेसिलेरिया, गेलिडियम और गिगार्टिना। याद रह जाएगा।
तो अगर अगर हमें कौन से शैवालों से मिलता है, अगर अगर हमें मिलता है बच्चों ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम और गिगार्टिना, ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम और गिगार्टिना। ये चीज क्लियर है। अब अगर अगर क्या होता है, हमें मिलता तो पाउडर फॉर्मेट के अंदर है, लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म जल के अंदर घोलते हो तो ये एक सेमी लिक्विडिश फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर बच्चों आपने आपकी बीएससी के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कल्चर मीडिया बनाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर अगर का हम यूज करते हैं उसको सेमी सोलिडिफाई करने के लिए। अब इस अगर अगर का यूज क्या है, तो एक तो अभी मैंने आपको बताया लेबोरेटरी के अंदर एज ए कल्चर मीडियम या फिर संवर्धन माध्यम को बनाने के अंदर हम इसका यूज करते हैं, तो एक तो इसका प्रयोगशाला में यूज है। फिर इस अगर अगर का यूज किया जाता है बच्चों बेकरी के अंदर, और जो हमारी ब्यूरी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें कि शराब और बियर वगैरह बनाई जाती है, तो उसको शुद्ध करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। चिकित्सा क्षेत्र में बात करें तो दवा की गोलियां बनाने में, मरहम बनाने में, और रेचक या फिर जो लेक्सेटिव होता है उसका फॉर्मेशन करने के अंदर भी अगर अगर का यूज होता है। और अदर यूजेस की मैं बात करूं तो जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, कागज होता है, इसके साथ साथ जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसके अंदर भी अगर अगर का यूज होता है। तो आई होप आपको अगर अगर पहला समझ में आया होगा। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करो। अगर अगर किससे मिलता है, तो यह लाल शैवालों से मिलता है। कौन कौन से लाल शैवाल है? ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम और गिगार्टिना। कौन कौन से हैं? ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम और गिगार्टिना। ये होता क्या है? तो यह एक जटिल पॉलीसेकेराइड होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है जिसके अंदर गैलेक्टोज और सल्फेट प्रचुर मात्रा के अंदर होते हैं। इसका क्या यूज है? तो एक तो लेबोरेटरी के अंदर कल्चर मीडिया बनाने के अंदर, दूसरा फूड इंडस्ट्री के अंदर बेकरी के अंदर और शराब और बियर को शुद्ध करने के अंदर इसका यूज है। फिर मेडिसिनल फील्ड के अंदर दवा की गोलियां बनाने के अंदर, मरहम बनाने में और लग्जेटिव बनाने में, और इसके साथ साथ कॉस्मेटिक आइटम्स, कागज और कपड़ा इंडस्ट्री के अंदर भी अगर अगर का यूज होता है। अगर अगर के बाद में बच्चों दूसरा जो इंडस्ट्रियल कंपाउंड है वो है एल्जिनिक एसिड या फिर एल्जिनेट। उसका क्या नाम है बच्चों? एल्जिनिक एसिड या फिर एल्जिनेट। अब एल्जिनिक एसिड या फिर जो एल्जिनेट होता है यह हमें भूरे शैवालों, ब्राउन एल्गी, जो कि बेसिकली फियोफाइसी वर्ग के मेंबर होते हैं, उनसे प्राप्त होता है। कौन कौन से शैवाल है जिनसे हमें एल्जिनिक एसिड और एल्जिनेट्स प्राप्त होता है? तो एग्जांपल के लिए बच्चों लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, ये कुछ शैवाल है जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है? एल्जिनिक एसिड या फिर एल्जिनेट। अब ये बेसिकली होता क्या है? तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो तो इसमें आपको गैल्यूरोनिक एसिड और मैन्यूरोनिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर होता है। एल्जिनिक अम्ल क्या होता है? गैल्यूरोनिक अम्ल और मैन्यूरोनिक अम्ल का एक मिक्सचर होता है, और इनका ये जो विलय होता है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? एल्जीन। कॉमनली क्या बोलते हैं? एल्जीन। अब सवाल ये है कि ये एल्जिनिक एसिड या फिर ये जो एल्जिनेट है यह काम क्या आता है, इसका यूज क्या है? तो एक तो बच्चों फूड इंडस्ट्री के अंदर आइसक्रीम को गाढ़ा करने के लिए इस एल्जिनिक एसिड को या फिर एल्जिनेट को मिलाया जाता है। दूसरा, चिकित्सा का जो फील्ड होता है उसके अंदर जो ड्रेसिंग मटेरियल होता है, कहीं पर आपके लग जाती है तो हम ड्रेसिंग करवाते हैं, तो उस ड्रेसिंग मटेरियल को बनाने के लिए और उसके साथ साथ रक्त स्राव को रोकने के लिए जो कंपाउंड बनाया जाता है हीमोस्टेटिक के अंदर, इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो एक तो आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज हो गया, दूसरा मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से इसका शल्य चिकित्सा के अंदर यूज हो गया। तीसरा बच्चों रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनको अग्नि निरोधक बनाने के लिए या फिर जो फायर प्रूफ जो क्लोथ्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? एल्जिनिक एसिड का। इसके साथ साथ बच्चों कपड़े की छपाई और दंत चिकित्सा सामग्री के अंदर भी एल्जिनिक एसिड या फिर एल्जिनेट्स का यूज किया जाता है। तो अगला कंपाउंड आपको याद रहेगा, क्या नाम था? एल्जिनिक एसिड या फिर एल्जिनेट कौन से शैवालों से मिलता है? तो आप बता देना कि सर यह भूरे शैवालों, पियोफाइसी के मेंबर, लेमिनेरिया या फिर मैक्रोसिस्टिस से प्राप्त होता है। फिर आप बताना कि सर इस एल्जिनिक एसिड या फिर एल्जिनेट का यूज आइसक्रीम इंडस्ट्री में आइसक्रीम को गाढ़ा करने के लिए और स्थिर रखने के लिए, फिर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर ड्रेसिंग पदार्थ और रक्तस्राव को रोकने के लिए, इसके साथ साथ
जो डेंटल जो चिकित्सा होती है उसके अंदर भी इसका यूज होता है। और इसके साथ साथ रबर, प्लास्टिक और फायर रिटार्टेड जो क्लोथ्स होते हैं उनको बनाने के अंदर भी एल्जीनिक एसिड का यूज होता है। तो सबसे पहला कंपाउंड हमने समझा था बच्चों जिसका नाम था अगर अगर, जो कि रोडोफाइसी के मेंबर से प्राप्त हो रहा था। दूसरा कंपाउंड हमने समझा बच्चों जिसका नाम था एल्जीनिक एसिड या एल्जीनेट्स, जो कि फियोफाइसी के मेंबर से प्राप्त हो रहा था। अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरे कंपाउंड की जिसका नाम है कैरेगिनीन। क्या नाम है बच्चों? कैरेगिनीन। कैरेगिनीन जो कंपाउंड होता है यह रोडोफाइसी के मेंबर से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल है जिनका नाम है कॉन्ड्रस और गिगार्टिना। क्या नाम है बच्चों? कॉन्ड्रस और गिगार्टिना। अब ये कैरेगिनीन होता क्या है? तो यह भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। इसके अंदर आपको डी गैलेक्टोज और सल्फ्यूरिक एसिड के एस्टर देखने को मिलते हैं। अब इस कैरेगिनीन का जो कि रोडोफाइसी के मेंबर कॉन्ड्रस और गिगार्टिना से हमें प्राप्त हो रहा है, इसका यूज क्या है? तो सबसे पहला इसका यूज है बच्चों दंत मंजन के अंदर या फिर टूथपेस्ट बनाने के अंदर कैरेगिनीन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो खाद्य पदार्थ है, एग्जाम्पल के लिए जैम, जेली, सूप, सॉस, पनीर या फिर फलों का जो रस होता है उसको गाढ़ा करने के अंदर भी कैरेगिनीन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग और इनके साथ साथ जो पेंट इंडस्ट्री होती है उसके अंदर भी कैरेगिनीन का यूज किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर ब्लड कोगुलेंट के रूप के अंदर भी कैरेगिनीन का यूज किया जाता है। तो अगला तीसरा आपको कंपाउंड याद रह जाएगा, इसका क्या नाम था? कैरेगिनीन। क्या नाम था बच्चों? कैरेगिनीन। किससे मिल रहा था कैरेगिनीन? तो रोडोफाइसी के मेंबर कॉन्ड्रस और गिगार्टिना से हमें कैरेगिनीन प्राप्त होता है। यह एक तरीके का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है जिसमें कि डी गैलेक्टोज और सल्फ्यूरिक अम्ल के एस्टर होते हैं। इसका यूज टूथपेस्ट बनाने के अंदर, जैम, जेली, सूप और पनीर इंडस्ट्री के अंदर, इसके साथ साथ फ्रूट का जो जूस होता है उसको गाढ़ा बनाने के अंदर, इसके साथ साथ कागज इंडस्ट्री में, कपड़ा इंडस्ट्री में और पेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। और इसके अलावा यह चिकित्सा क्षेत्र के अंदर रक्त स्कंदी या फिर ब्लड कोगुलेंट के रूप में भी यूज होता है। अगला बच्चों जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है उसका नाम है डाइटोमाइट। उसका क्या नाम है बच्चों? डाइटोमाइट। अब डाइटोमाइट्स जो होता है यह डाइटम्स से मिलता है जो कि बेसिकली बेसिलेरियोफाइसी वर्ग के मेंबर होते हैं। जब मैंने आपको इसकी कोशिका की संरचना पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डाइटम्स की जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। किसका डिपोजिशन पाया जाता है? सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। तो डाइटोमाइट क्या होता है कि ये जो डाइटम्स होते हैं, बेसिलेरियोफाइसी वर्ग के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी जो सिलिका में कोशिका भित्ति होती है उसके डिपोजिशन के कारण जो बना हुआ जीवाश्म पदार्थ होता है उसको हम डाइटोमाइट कहते हैं और कॉमनली इसको डाइटोमेसियस अर्थ भी कहा जाता है। इस डाइटोमाइट की विशेषता ये है कि यह लगभग 1000 डिग्री टेम्परेचर तक, मतलब 1000 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस का, उसको भी ये क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। तो जो हीट रेजिस्टेंट चीज होती है उसको बनाने के अंदर डाइटोमाइट का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो शक्कर की जो रिफाइनरी होती है, जो शुगर रिफाइनरीज होती है उनके अंदर, और इसके साथ साथ जो रसायनों का जो शोधन होता है उसके अंदर डाइटोमाइट का यूज है। इसके अलावा इंसुलेशन के अंदर भाई बड़े बड़े जो बॉयलर्स होते हैं, जो ब्लास्ट फर्नर्स होते हैं, जहां पे हीट रेजिस्टेंस सब्सटेंस की जरूरत होती है, वहां पर एज ए इंसुलेशन सब्सटेंस के रूप में डाइटोमाइट का यूज किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मारोधी होता है। देन उसके बाद में विस्फोटक के अंदर डायनामाइट का निर्माण जो होता है उसके अंदर अवशोषक के रूप में डाइटोमाइट का यूज होता है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल पॉलिशिंग इंडस्ट्री और साबुन बनाने के अंदर भी डाइटोमाइट का यूज होता है। तो मोस्टली बच्चों मैंने इंडस्ट्रियल में अभी तक आपको 4 कंपाउंड पढ़ाए हैं। पहला मैंने पढ़ाया आपको अगर अगर, अगर अगर के बाद में बच्चों मैंने आपको दूसरा कंपाउंड पढ़ाया जिसका नाम था एल्जीनिक एसिड। क्या नाम था बच्चों? एल्जीनिक एसिड। उसके बाद में मैंने आपको तीसरा कंपाउंड पढ़ाया जिसका नाम था कैरेगिनीन। चौथा कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया जिसका नाम था डाइटोमाइट।
अब इनके अलावा शैवाल बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मिनरल की बात करूं तो आयोडीन, ब्रोमीन, पोटाश, एल्कालाइज और ये फोर्सेलेरेन। तो ये जो मिनरल्स होते हैं इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं शैवाल। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा मिनरल कौन कौन से शैवालों से प्राप्त होता है। तो एग्जाम्पल के लिए बच्चों आयोडीन, आयोडीन जो है यह ब्राउन एल्गी फियोफाइसी वर्ग के मेंबर, एग्जाम्पल के लिए लेमिनेरिया, एस्निया और फ्यूकस की जो स्पीशीज होती है इनसे प्राप्त होता है। और इस आयोडीन का यूज फिर जो गोइटर डिजीज होती है या फिर जो घेंगा रोग होता है उसके उपचार में किया जाता है। तो पहला याद रह जाएगा, पहला कौन सा पढ़ा हमने, आयोडीन। किससे प्राप्त होता है, फियोफाइसी वर्ग के मेंबर, एग्जाम्पल के लिए लेमिनेरिया, एस्निया और फ्यूकस, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडीन। और इसका यूज कहाँ होता है, घेंगा या फिर गोइटर के इलाज के अंदर। आयोडीन के बाद में बच्चों हम देखते हैं ब्रोमीन। हम कौन सा देखते हैं बच्चों, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है यह लाल शैवालों या फिर जो रोडोफाइसी वर्ग के मेंबर है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों रोडोमीनिया, एग्जाम्पल के लिए रोडोमीनिया, पोलीसाइफोनिया, इनसे प्राप्त होता है ब्रोमीन। किनसे प्राप्त होता है, तो रोडोफाइसी वर्ग के मेंबर जिन्हें हम सामान्यतः लाल शैवाल भी कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए रोडोमीनिया और पोलीसाइफोनिया, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद में बच्चों हम तीसरे मिनरल की बात करते हैं जिसका नाम है पोटाश, जिनका क्या नाम है बच्चों, पोटाश। तो पोटाश जो है यह मैक्रोसिस्टिस और एलेरिया जैसे शैवालों से हमें प्राप्त होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे शैवाल हैं, उनकी राख से हमें एल्केलाइल्स या फिर क्षार प्राप्त होते हैं जिनका यूज साबुन और फिटकरी बनाने के अंदर किया जाता है। इसके अलावा एक और बच्चों एल्गी है जिसका नाम है फर्सेलेरिया फास्टिगेटा। क्या नाम है बच्चों, फर्सेलेरिया फास्टिगेटा। इस फर्सेलेरिया फास्टिगेटा से फर्सेलेरियन प्राप्त होता है। फार्सेलेरिया फास्टिगेटा एक रेड एल्गी है या फिर लाल शैवाल है और यह रोडोफाइसी का मेंबर होती है। इस फर्सेलेरियन का यूज मुरब्बा बनाने के अंदर किया जाता है। तो शैवालों के आर्थिक महत्व के अंदर सबसे पहला जो यूज था, जो कि इसका इंडस्ट्रियल यूज था, इंडस्ट्रियल डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड थे, वो हमने डिटेल से समझ लिया। अब हम समझते हैं बच्चों कि शैवालों का एग्रीकल्चर के अंदर या फिर कृषि के क्षेत्र के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो एग्रीकल्चर में देखो इनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन में शैवाल काम आते हैं। इसके अलावा कुछ शैवालों को एज ए खाद फील्ड के अंदर दिया जाता है। इसके अलावा जो बंजर भूमि होते हैं उसको सुधारने के अंदर भी शैवाल काम आते हैं। इसके साथ साथ यह मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक है। तो एक एक करके अब हम शैवालों का दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल यूज जो कि एग्रीकल्चर के अंदर है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले शैवालों के बारे में। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर जो साइनोफाइसी वर्ग के जो मेंबर है, एग्जाम्पल के लिए नोस्टोक, एनाबीना, टोलिपोथ्रिक्स और रिवुलेरिया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, साइनोफाइसी के या फिर नील हरित शैवाल के। इनके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल कोशिका के साथ एक विशिष्ट कोशिका पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये जो हेटेरोसिस्ट होता है इस कोशिका की वजह से यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इसके साथ साथ यह हेटेरोसिस्ट जो होता है वो रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। तो एक तो शैवालों का कौन सा उपयोग हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के अंदर। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से शैवाल आप याद रखोगे, तो नोस्टोक, एनाबीना, टोलिपोथ्रिक्स और रिवुलेरिया। कौन कौन से शैवाल है बच्चों, नोस्टोक, एनाबीना, टोलिपोथ्रिक्स और रिवुलेरिया। ये चीज क्लियर है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद में आता है बच्चों एज ए मैन्योर या फिर खाद के रूप में कौन कौन से शैवालों का उपयोग किया जाता है। तो अगर बच्चों में मैन्योर के रूप में बात करूं तो बहुत सारे समुद्री जो खरपतवार होते हैं वह काफी रिच होते हैं पोटेशियम के अंदर और इसका हम यूज करते हैं ऐसी मिट्टी जिसके अंदर की कैल्शियम वगैरह की कमी होती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी एल्गी की अलग अलग स्पीशीज हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ एल्गी है फ्यूकस, एस्कोफाइलम,
सार्गेसम जिसे हम पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, और लेमिनेरिया। मेरे साथ एक बार फिर से इनका नाम याद करो। अभी मैंने कौन कौन से शैवालों का नाम बताया? फ्यूकस, एस्कोफिलम, सार्गेसम और लेमिनेरिया। एक बार फिर से इनका नाम बोलो। फ्यूकस, एस्कोफिलम, सार्गेसम और लेमिनेरिया। इन शैवालों का यूज हम करते हैं बच्चों एज अ मैन्योर या फिर खाद के रूप में। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी है जो कि आप याद रख सकते हो। सबसे पहले हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ताड़ के जो पेड़ होते हैं, जो पाम ट्रीज होते हैं, उनके अंदर खाद के रूप में टर्बिनेरिया एल्गी को यूज किया जाता है। कौन सी है शैवाल को यूज किया जाता है? टर्बिनेरिया शैवाल को हम एक तरीके से पानी से निकाल करके मिट्टी के अंदर एज अ खाद के रूप में क्या करते हैं, इसको ताड़ के पेड़ों को देते हैं। इसके अलावा जापान और चीन में धान, मूंगफली और शकरकंद की खेती के अंदर इसको एज ए खाद के रूप में डाला जाता है। इसके अलावा फ्रांस, आयरलैंड और श्रीलंका में आलू और कॉफी के उत्पादन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट एल्गी को एज अ मैन्योर या फिर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर सबसे पहला हमने शैवालों का यूज समझा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इनका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद में बच्चों हमने दूसरा इनका यूज समझा, वो हमने समझा एज अ मैन्योर के रूप में या फिर खाद के रूप में इनका यूज किया जाता है। शैवालों के नाम याद रखना और इंडिया के केस के अंदर टर्बिनेरिया का यूज ध्यान में रखना, जिसको कि हम ताड़ के पेड़ों के अंदर एज ए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। एग्रीकल्चर में और बच्चों अगर हम यूज की बात करें तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब साइनोफाइसी वर्ग के जो मेंबर होते हैं, एग्जाम्पल के लिए नोस्टोक हो गया, एनाबीना हो गया, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये श्लेष्मीय प्रकृति का या फिर ये म्यूसिलेज जो सब्सटेंस होते हैं उसको रिलीज करते हैं, जिसके कारण मिट्टी की एक मोटी परत अपने चारों तरफ यह बना लेते हैं। यह जो परत होती है इसके अंदर मिट्टी के कण आपस में बंधे रहते हैं, जिससे हवा या भारी वर्षा के कारण मृदा का जो अपरदन होता है वह रुक जाता है। तो अगला हमने एग्रीकल्चर के अंदर शैवालों का यूज समझा मृदा के अपरदन को रोकने के अंदर। अगला जो बच्चों एग्रीकल्चर के अंदर इसका यूज है, तो एग्रीकल्चर के तो लगभग हमने सारे यूज देख लिए। तो सबसे पहले हमने इसका इंडस्ट्रियल यूज देखा था। इंडस्ट्रियल यूज के बाद में हमने शैवालों का एग्रीकल्चर के अंदर क्या यूज है वो भी डिटेल से समझ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है भोजन या फिर चारे के रूप में। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर शैवाल को एज ए भोजन के रूप में मनुष्यों के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, और इसके साथ साथ पशुओं को भी एक चारे के रूप में या फिर फोडर के रूप में शैवालों को दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मानव आहार के रूप में। तो शैवाल जो होते हैं बच्चों, वह पोषक तत्वों के अंदर रिच होते हैं। इनमें हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन ए, बी, सी और ई हमें प्रचुर मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। विटामिन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए ये निश्चिया से प्राप्त होता है। विटामिन बी अल्वा, लेमिनेरिया, पोरफायरा जैसी जो मराइन एल्गी होती है वो काफी रिच होती है विटामिन बी के अंदर। इसके साथ साथ बच्चों जापान और फिलीपींस के अंदर, कहां पर, जापान और फिलीपींस के अंदर एक शैवाल है जिसका नाम है पोरफायरा टेनेरा। क्या नाम है बच्चों? पोरफायरा टेनेरा। इस पोरफायरा टेनेरा शैवाल से एक फेमस खाद्य पदार्थ या फिर एक फेमस डिश बनाई जाती है जिसका नाम है अमानोरी। जिसका क्या नाम है बच्चों? अमानोरी। तो याद रह जाएगा, जापान और फिलीपींस के अंदर या उन कंट्रीज के अंदर पोरफायरा टेनेरा एल्गी से बनी हुई एक फूड व्यंजन तैयार किया जाता है जिसका क्या नाम है बच्चों? अमानोरी। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर नोस्टोक कम्यून को एज ए सब्जी के रूप में, वैसे ही आयरलैंड के अंदर कॉन्ड्रस क्रिस्पिस को पुडिंग के रूप में, और स्कॉटलैंड के अंदर एक शैवाल है जिसका नाम है अल्वा लेक्टुका, उसको सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट शैवाल है जिसका नाम है क्लोरेला। यह सिंगल सेल होती है और क्लोरेला प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होती है। तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वह इसे भोजन के रूप में भी यूज करते हैं, और भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के रूप में भी इसको, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के अंदर भी इस क्लोरेला को यूज किया जाता है। तो हमने समझा
कि एल्गी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन फूड का। यह रिच होता है विटामिन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए निश्चिया विटामिन ए में रिच होता है। अल्वा, लेमिनेरिया और पोरफायरा विटामिन बी में रिच होता है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि जापान और फिलीपींस में पोरफायरा टेनेरा से एक इम्पोर्टेंट डिश बनाई जाती है जिसका नाम है अमानोरी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि क्लोरेला का यूज, क्लोरेला जो सिंगल सेल एल्गी होती है, इसका यूज किया जाता है स्पेस फ्लाइट्स के अंदर फूड के रूप में भी और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के अंदर भी। इसके अलावा हमने समझा कि चाइना के अंदर नोस्टोक कम्यून, आयरलैंड के अंदर कॉन्ड्रस क्रिस्पस और स्कॉटलैंड जैसे देश के अंदर अल्वा लेक्टुका का एज ए सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। मनुष्य के साथ साथ बच्चों शैवाल जो होते हैं यह पशुओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो शैवालों को दुधारू पशुओं को भी और मुर्गी पालन के अंदर भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जो मराइन फूड चेन होती है, समुद्री खाद्य श्रृंखला होती है, उसका भी एल्गी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि समुद्री जल के अंदर वो शैवाल ही होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को यूज करके फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक फूड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और फिर इस ऑर्गेनिक फूड को डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर अलग अलग जो ट्रॉफिक लेवल के जो जीव होते हैं उनके द्वारा कंज्यूम किया जाता है। तो छोटी मछलियों से लगा करके वेल तक के भोजन का जो प्रमुख सोर्स है वो कौन होता है, फूड चेन के अंदर प्राइमरी रूप से एल्गी ही होता है। अब अभी तक हमने शैवालों के दो इंपॉर्टेंट आर्थिक महत्व समझ लिए थे। अब हम अगला इसका बेनिफिशियल यूज समझते हैं बच्चों, जो कि है चिकित्सा के अंदर। किसके अंदर है बच्चों, चिकित्सा के अंदर या फिर मेडिसिनल फील्ड के अंदर। तो मेडिसिनल फील्ड में सबसे पहला शैवालों का यूज है एज ए एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए क्लोरेला जो शैवाल होता है उससे एक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है जिसका नाम है क्लोरेलिन। क्या नाम है बच्चों, क्लोरेलिन। यह जो क्लोरेलिन एंटीबायोटिक होती है, यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के प्रति क्या होती है, प्रभावी होती है। ये चीज क्लियर है। इसके साथ साथ ये जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल के लिए स्टेफाइलोकोकस ओरियस और इश्चीरिया कोलाई या फिर ई कोलाई, उनके अगेंस्ट भी यह लड़ने के अंदर क्या होता है, प्रभावशाली होती है। तो पहली तो हमें क्या हो गई कि कुछ शैवालों से एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए एक शैवाल है बच्चों जिसका नाम है क्लोरेला, इससे हमें क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल के लिए स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई के प्रति क्या होती है, यह इफेक्टिव होती है। एंटीबायोटिक के साथ साथ बच्चों कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर भी शैवालों का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो पेट के कीड़े होते हैं उनके उपचार करने के लिए एक रेड एल्गी है, लाल शैवाल है जिसका नाम है डिजीनिया। क्या नाम है बच्चों, डिजीनिया। इस डिजीनिया शैवाल का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ रक्त स्त्राव या फिर हीमोस्टेटिक कंपाउंड के रूप में कैरेगिनिन और एल्जिनेट, इन दोनों का यूज किया जाता है। इन दोनों का यूज सिंपली किया जाता है रक्त का थक्का बनाने के लिए और ड्रेसिंग के अंदर। फिर मैंने आपको बताया कि घेंगा रोग के उपचार के लिए लेमिनेरिन और फ्यूकस जैसी ब्राउन एल्गी का यूज किया जाता है जो कि आयोडीन के अंदर रिच होती है। इसके साथ साथ एसिटाबुलेरिया जैसी कुछ ऐसी शैवाल है जिनका यूज रिसर्च के अंदर किया जाता है और मोस्टली केंद्रक के अध्ययन के अंदर किया जाता है। तो ये थे औषधीय महत्व जो कि शैवालों के हैं। अब लास्ट में आता है बच्चों की पर्यावरण और अनुसंधान के अंदर। तो अंतरिक्ष यात्रा के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जैसे क्लोरेला का यूज किया जाता है ऑक्सीजन उत्पादन के अंदर और अपशिष्ट का जो निपटान होता है उसको विघटित करवाने के लिए। फिर आजकल जो स्वीज ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, नगरीयकरण के कारण जो घरेलू वाहित मल है उसका उपचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके अंदर भी जो शैवाल है उनका यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए क्लोरेला, यूग्लिना, सिंडेस्मस, इन शैवालों का यूज किया जाता है जो सीवेज होता है उसके डिस्पोजल के अंदर। बेसिकली जो वायवीय जीवाणु होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए ये एज ए ऑक्सीजन का सोर्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों कार्बन के पृथक्करण के अंदर भी
भाई एल्गी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इन्हें CO2 को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो यह जो एक्स्ट्रा CO2 होता है उसको एब्जॉर्ब करके वातावरण के अंदर से CO2 के लेवल को कम करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी क्या होती है, कमी होती है। तो अगला कौन सा इसका यूज हो गया एनवायरमेंट के लिए, कार्बन पृथक्करण या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर। फिर अगला है बच्चों बायोफ्यूल बनाने के लिए शैवालों से जो प्राप्त तेल होता है उससे उसको बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ग्रीन फ्यूल के रूप में यूज होता है। इसके अलावा रिसर्च के अंदर भी शैवालों का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने केल्विन साइकिल का नाम सुना हो, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें देखने को मिलती है, C3 चक्र, वो बेसिकली क्लोरेला के अंदर ही डिस्कवर किया गया था। तो अभी तक बच्चों हमने शैवालों के जितने भी जो बेनिफिशियल लाभ थे उनको एक ओवरव्यू करके समझने का प्रयास किया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि शैवालों से हमें दोनों चीजें होती है। अगर हमें शैवालों से लाभ होता है, अगर शैवालों से हमें लाभ होता है तो शैवालों से हमें हानियां भी होती है, शैवालों से हमें नुकसान भी होता है। तो अभी तक तो हमने शैवालों के आर्थिक महत्व के अंदर सिर्फ इनके बेनिफिट्स देखे थे। अब हम इकोनॉमिक दृष्टि से जो नेगेटिव इंपैक्ट है शैवालों का उसको डिटेल से यहाँ पर समझते हैं। तो इसको मैंने टोटल 2 कैटेगरी में बच्चों डिवाइड किया है। एक तो शैवालों की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है और जल की आपूर्ति के अंदर बाधा देखने को मिलती है, और दूसरा कुछ शैवालों की वजह से टॉक्सिसिटी होती है, परजीवी शैवाल होते हैं जो कि रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, ये कैसे होता है। तो होता क्या है बच्चों, देखो सपोज करो ये कोई तालाब है और यहाँ पर मान लो एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहां से फॉस्फोरस और नाइट्रोजन युक्त जो कंपाउंड है वो पानी के साथ घुल के इस तालाब में आके इकट्ठा होने लग गए। तो इसकी वजह से क्या होती है, ये जो शैवाल होती है यह कम टाइम पे बहुत ज्यादा संख्या के अंदर फैल जाती है और पूरी की पूरी जो सरफेस होती है उसको यह कवर कर लेती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सरफेस के नीचे वाले जो जीव होंगे, एक तो वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, और दूसरा उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की कमी है। तो उसकी वजह से पानी के अंदर पाए जाने वाले जो पौधे हैं और जो जीव है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये किसका नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। आपने देखा होगा कि आजकल प्रदूषण की वजह से बहुत सारी झील, नदियां और जो तालाब होते हैं उनके ऊपर हमें ग्रीन कलर की एक काई नुमा परत दिखाई देती है। तो उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं वाटर ब्लूम। उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर ब्लूम। तो शैवालों का एक तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो गया, जल प्रस्फुटन या फिर वाटर ब्लूम। ये क्या होता है, तो सुपोषण, यानी कि जल में जब पोषक तत्वों की, विशेषकर फास्फोरस की और नाइट्रोजन की, इनकी वृद्धि हो जाती है तो उसकी वजह से शैवाल कम समय में मल्टीप्लाई करके पूरी की पूरी सरफेस को कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से शैवाल है जो कि वाटर ब्लूम या फिर जल प्रस्फुटन करते हैं, तो बच्चों माइक्रोसिस्टिस, एनाबिना, ओसिलेटोरिया, ये ऐसे शैवाल होते हैं जो कि वाटर ब्लूम करते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है कि मछलियों के लिए और जो अन्य जलीय पौधे होते हैं या फिर जो अन्य जलीय जीव होते हैं उन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ वाटर ब्लूम करने वाले शैवाल है, एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसिस्टिस एरुगिनोसा। क्या नाम है, माइक्रोसिस्टिस एरुगिनोसा। यह टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं। यह क्या करते हैं, टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। तो देखो वाटर ब्लूम के कितने सारे नुकसान हो गए। एक तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से जीव जंतु मर गए। दूसरा, ये जो वाटर ब्लूम करने वाले ये जो माइक्रोसिस्टिस वगैरह होते हैं यह टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं जिससे भी जीव मर जाते हैं। और इसके साथ साथ पानी से भयंकर दुर्गंध आता है और पानी का स्वाद चेंज हो जाता है और पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो हानिकारक एक्टिविटी में एक तो कौन सा याद रखना है आपको, जल प्रस्फुटन। किसकी वजह से होता है, माइक्रोसिस्टिस, एनाबिना और ओसिलेटोरिया की वजह से। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और पानी पीने योग्य नहीं रहता। दूसरा है बच्चों जल वितरण के अंदर बाधा। अब क्या होता है देखो, जब बच्चों पानी की सप्लाई होती है तो पानी को फिल्टर के करके खेतों तक या फिर पीने के पानी को पहुंचाया जाता है। अब कुछ शैवाल जब ये संख्या में हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि पानी को जो फिल्टर करने वाला फिल्टर होता है उस फिल्टर को ये क्या कर देते हैं, जाम कर देते हैं। उसको ये क्या कर देते हैं, ये जाम कर देते हैं। इसके साथ साथ
ये जो शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर जो स्थान पाया जाता है मिट्टी के कणों के बीच में, उसको ये बंद कर देते हैं। वाटर लॉगिंग की सिचुएशन आ जाती है और पानी प्रॉपर रूप से पूरे के पूरे खेत के अंदर सप्लाई नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के लिए एक शैवाल है बच्चों जिसका नाम है नीलोसिरा। ये नीलोसिरा क्या करता है, सैंड के जो फिल्टर छिद्र होते हैं इनको बंद कर देता है। इससे होगा क्या, इससे पीएच वैल्यू कम हो जाएगी और जल की जो रासायनिक गुणवत्ता होती है वो गिर जाती है और वाटर क्या हो जाता है, हल्का सा एसिडिक हो जाता है। तो एक तो हमने समझा बच्चों कि वाटर पोल्यूशन, दूसरा हमने बात करते हैं बच्चों परजीवी शैवालों के बारे में। तो कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जीवों के ऊपर डिजीज उत्पन्न करते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल जरूर से याद रखना है बच्चों जिसका नाम है सिफेल्यूरास विरेसेंस। क्या नाम है बच्चों शैवाल का, सिफेल्यूरास विरेसेंस। ये जो शैवाल होता है बच्चों यह चाय और कॉफी के ऊपर एक डिजीज करता है जिसको हम बोलते हैं रेड रस्ट डिजीज। कौन सी डिजीज बच्चों, रेड रस्ट डिजीज। इसका इमेज देखो ध्यान से तो याद रह जाएगा। सिफेल्यूरोस वेरेसेंस कौन सी डिजीज उत्पन्न करता है, रेड रस्ट। किसके ऊपर, चाय के ऊपर और कॉफी के ऊपर। ऐसे ही बच्चों एक और सवाल है जिसका नाम है सिफेल्यूरोस। क्या नाम है, सिफेल्यूरोस। यह जो क्लोरोफाइसी जो वर्ग है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरासिटिक एल्गी है। इसके साथ साथ एक और बच्चों शैवाल है जिसका नाम है स्टीजियोक्लेनियम। क्या नाम है बच्चों, स्टीजियोक्लेनियम। यह मछलियों के गिल्स को अवरुद्ध कर देता है और उनको बेसिकली काफी मतलब उनको काफी तकलीफ होती है ऑक्सीजन वगैरह को इनटेक करने के अंदर। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, सिफेल्यूरोस विरिसेंस जो कि चाय और कॉफी के ऊपर रेड रस्ट डिजीज करता है, और दूसरा स्टीजियोक्लोनियम जो कि जंतुओं के बेसिकली मछलियों के गिल्स को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। और एक और याद रखना, सिफेल्यूरोस एक शैवाल है जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है और यह एक इंपॉर्टेंट परजीवी है। तो आज की क्लास में बेसिकली बच्चों हमने ये समझा कि शैवाल हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, इनसे कई औद्योगिक महत्व की चीजें हमें प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर एल्जिनेट, कैरेग्रीन, डाइटोमाइट और बहुत सारे मिनरल्स। इसके साथ साथ शैवाल बेनिफिशियल होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, इनसे हमें भोजन और चारा भी मिलता है, इनका औषधीय महत्व भी है। इसके साथ साथ यह एनवायरमेंटल के अंदर और रिसर्च के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन लाभदायक गतिविधियों के साथ साथ शैवाल हानिकारक गतिविधियां भी शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने दो हानिकारक गतिविधियां समझी। पहला हमने समझा वाटर ब्लूम जो कि वाटर पोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, और इसके साथ साथ हमने देखा जल वितरण को ये अवरुद्ध करता है। और दूसरा हमने देखा कि कई शैवाल परजीवी के रूप में होते हैं और क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की शैवालों की आर्थिक महत्व की जो क्लास थी यह समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है फिर भी किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, मैं जरूर से उसको सॉल्यूशन करूंगा। आपको क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लास को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शैवालों का वर्गीकरण पढ़ेंगे या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को डिटेल से कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लास भी पढ़ें। अगेन फिर से थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली क्लास में मिलते हैं।